हेलो एवरीवन। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं एजिंग या फिर जीर्णता के बारे में। इसका एक पार्ट हम पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एजिंग के जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या होते हैं और किन किन एनिमल्स के अंदर स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ ये वेरी करता है। जैसे हमने देखा कि कुछ स्पीशीज़ का जीवन काल 120 साल का होता है, तो कुछ 15 साल के जीवन काल में ही निपट जाते हैं, और कुछ जो हैं अमर रहते हैं, जिनके अंदर इस तरीके की कैपेसिटी पाई जाती है, इस तरीके की टेंडेंसी पाई जाती है जो कि एजिंग के फैक्टर्स को रोके और डेथ को रोके। क्योंकि इंसान की भी हमेशा यही चाह रही है कि उसके अंदर किसी भी रूप में बुढ़ापा न आए और वो लंबे समय तक जीवन काल को आनंद ले उसका। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता कि वो एक लंबे समय को या उसको आइडेंटिफाई कर ले कि मेरा जीवन काल इतना तक रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें निर्भर कर रही है आपके शरीर के जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल से रिलेटेड हैं, सब सेलुलर जो पदार्थ हैं उनसे रिलेटेड हैं, या जो आपकी सेलुलर जो मटेरियल हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो आपकी कोशिकाओं की वर्किंग एफिशिएंसी ये निर्धारित करती है कि आपका नॉर्मल जीवन काल कितना होगा, जिसको हम आकस्मिक दुर्घटना से अलग रखते हैं कि नॉर्मल जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। तो आज हम इसमें बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ जो एजिंग है, एजिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रभाव हैं एजिंग के जो अपने को देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इनको मॉलिक्यूलर लेवल पर और सब सेलुलर लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, इस तरीके से ऑर्गेनिज्म लेवल पर इनको अलग अलग रूपों में, 4 रूपों में इनको क्लासिफाई किया गया है, जो कि इसके इफ़ेक्ट्स अलग अलग रूपों में किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्मल फैक्टर्स के बारे में या इफ़ेक्ट्स के बारे में, या फिर इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिज्म जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले है सेंसरी ऑर्गन, मतलब यहाँ जो प्रभावित होंगे वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया कि सेंसरी ऑर्गन जो हैं वो फिर एजिंग का एक इफ़ेक्ट प्रदर्शित करते हैं। एजिंग के इफ़ेक्ट के रूप में हम ये कहें कि जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है और जंतु की या कोई भी इंडिविजुअल है उसकी लाइफ जो है वो बढ़ती चली जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने को इन सभी जो फैक्टर्स हैं या इन सभी पार्ट्स के अंदर कुछ न कुछ अपने को वेरिएशन देखने को ज़रूर मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें कि सुनने की प्रक्रिया के अंदर फ़र्क आता है। आप देखते हैं, आप आवाज़ लगाते हैं, छोटा बच्चा तुरंत आपकी आवाज़ को सुन लेता है, चाहे वो काफ़ी दूर क्यों न हो आपसे। लेकिन आप नज़दीक बैठे एक बुज़ुर्ग को भी आपको बहुत ज़ोर से बोल करके आपको हर एक चीज़ बतानी पड़ती है। इसका मतलब उनके अंदर जो सुनने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। एक एजिंग इफ़ेक्ट का ये एक एजिंग ही इफ़ेक्ट है ये, जो कि सुनने की क्षमता को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। ठीक है, इसी रूप में हम देखें कि देखने की जो कैपेसिटी है, विज़न जो होता है, जो एक नॉर्मल मनुष्य का 6/6 विज़न होना चाहिए, जिसको कि आप देखते हैं धीरे धीरे ये एजिंग इफ़ेक्ट के रूप में ही अपनी जो लेंस के रूप में इफ़ेक्ट है या रेटिनल इफ़ेक्ट है या रोडोप्सिन का इफ़ेक्ट है, किसी भी रूप में कोई एक इफ़ेक्ट क्यों ना हो, कुछ जेनेटिकल इस तरीके के वेरिएशंस होते हैं। कुछ बच्चों में आप देखते हैं कि बचपन में एक मोटा सा चश्मा लग जाता है, कुछ जो है वो स्टडी के दौरान लगातार इस तरीके से संपर्क में रहते हैं, लगातार अपने सर को झुकाए हुए लगातार स्टडी करते हैं, उसके कारण भी इफ़ेक्ट आ सकता है। लेकिन नॉर्मल जो एक एज के बाद में उनको एक मोटे चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा एक मोटा चश्मा आपके दादाजी का ही मिलता है। रीज़न कि देखने की क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। अच्छा, इसी देखने की क्षमता के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक उम्र के बाद, जैसे 50 साल की उम्र के बाद में कुछ लोगों में एक करैक्टर देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं आँखों में एक तो मोतियाबिंद बन गया है, या फिर एक और रोग होता है ग्लूकोमा जिसको हम कहते हैं, काला पानी आ गया। आप लेंस के ऊपर एक परत बन जाती है और वो परत सूख करके
मतलब आँख का पानी सूखना जिसको हम कहते हैं, वो जो परत है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको कैटरेक्ट भी कहते हैं हम, कैटरेक्ट कहते हैं या ग्लूकोमा कहते हैं, काला पानी जिसको हम कहते हैं, आँख के अंदर काला पानी आ गया। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं होता है, उस परत को नहीं हटाया जाता है, तो फिर आंखों से देखना बंद हो जाता है। भले चाहे आंखों में लेंस आपके क्यों नहीं ठीक क्यों ना हो, उनके अंदर अगर आप एक्स्ट्रा में कोई लेंस लगाएंगे तो भी आप नहीं देख पाएंगे उसमें ग्लूकोमा या काला पानी जो होता है। इसलिए जो बुज़ुर्ग होते हैं जिनमें 40-50 के साल के बाद में जैसे एक बार अपने को विज़न अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए। अगर आंखों में देखने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, धुंधलापन अगर नज़र आ रहा है, तो अपने को वो टेस्ट करवा लेना चाहिए, कैटरेक्ट टेस्ट बोलते हैं उसको। और वो कैटरेक्ट टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भी ग्लूकोमा है या नहीं है। एक टोनोमीटर एक उपकरण होता है, उसको लगा करके वो टेस्ट कर लेते हैं, टोनोमेट्री टेस्ट बोलते हैं, टीएमटी। तो टीएमटी के जरिए आप ग्लूकोमा को पहचान सकते हैं, आप कैटरेक्ट को पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो लक्षण आपको ज़्यादातर ग्लूकोमा का जो कैरेक्टर है वो आपको इस एज में नहीं देखने को मिलेगा, अपनी वाली एज के अंदर बहुत कम ऐसे केसेज होते हैं, कोई 100 में से 1 हो गया, बात अलग है। वो भी मैंने आपको बताया कुछ जेनेटिक वेरिएशन हो इस तरीके का, या कुछ इन्वायरमेंटल इस तरीके के कोई फैक्टर हों जिनसे प्रभावित होकर के वो कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप हो जाता है। तो सुनने की क्षमता कम हुई, देखने की क्षमता कम हुई, इसी तरीके से चखने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। जैसा हम कहें कि जो टेस्ट बड्स होती हैं उनकी संख्या जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है, हमारे अंदर उनसे कम होती है। और जैसे जैसे बुजुर्ग अवस्था आएगी वैसे वैसे इन टेस्ट बड की संख्या भी घट जाएगी, जिसके कारण आपको भले ही चाहे मीठा लग रहा हो लेकिन दादाजी को मीठा नहीं लगेगा। वो कहेंगे और चीनी डाल के लाओ, इसमें कुछ फीका पड़ा है, कुछ स्वाद ही नहीं है, इसमें खाने में स्वाद नहीं है। और हम उनको कोसते रहते हैं कि इनको पता नहीं क्या पड़ी है, ये हमारा खिलाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता उनको, लेकिन वो मजबूर हैं, करें क्या। उनकी जो टेस्ट बड्स है वो सही रूप में काम नहीं कर रही, उनके अंदर ये एजिंग इफेक्ट है। इसी तरीके से हम देखते हैं छोटे बच्चे को आप डांटते रहते हैं कि देखो मुझे कितना अच्छा लग रहा, तू क्यों नहीं खा रहा। रीजन कि जिन चीज़ों को हम बड़े चाव से खाते हैं वो बच्चों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उन जो स्वाद आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं वो उस बच्चे के अंदर टेस्ट बड्स के ज़्यादा होने के कारण वो उस स्वाद को महसूस कर पा रहा है, चख पा रहा हो, उस टेस्ट को वो घिन आती है उस चीज़ से। और हम कहते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है और ये खा नहीं रहा। तो इन फैक्टर्स को आप दोनों चीज़ों से जोड़िए आप, कि कुछ ऐसे लक्षण जो कि उसकी ग्रोथ के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो कि हमारी एज के अंदर एक मेंटेन रहे हैं किसी भी रूप में, और कुछ ऐसे लक्षण जो कि हमारी एज जाने के बाद जो बुजुर्गावस्था आती है, एजिंग आती है, तो उस एजिंग के अंदर आपको दिखाई देने लग रहे हैं। तो चाहे देखना हो, चखना हो, सूंघने की क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि आपकी जो नाक की सूंघने की क्षमता है वो भी फिर क्या होगी, धीरे धीरे आप इन सेंसेशन कम हो जाएगा, टच का सेंसेशन कम हो जाएगा, न्यूरॉन्स की संख्या जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, मान लीजिए उनके अंदर सेंसेशन कम हो रहा है, जो नर्व के अंदर जो प्रोपेगेशन होता है, इम्पल्स ट्रांसमिशन की जो दर होती है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण उस बुजुर्ग के अंदर जैसे मान लीजिए अगर कोई कट लग जाता तो उसको पता नहीं चलता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि खून आ रहा है, तब वो कहते हैं कि बेटा यहाँ लग गई। इसका मतलब उनके अंदर जो सेंसेशन की क्षमता है वो भी क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है। और छोटे बच्चे को आप देखिए, छोटी सी अगर उसको चोट लगती है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। हम उस चीज़ को कई बार देखते हैं, हम उस चीज़ को कई देर बाद महसूस करते हैं। तो सेंसेशन का जो गुण है, नर्व सेल्स का हो चाहे अपने सेंसरी सेल्स का हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। दूसरा हम बात करें चेंजेज इन स्किन। एक समय के साथ स्किन के अंदर भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप ये देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वयस्क होते हैं, छोटे बच्चों की जो त्वचा होती है वो अलग प्रकार की होती है, उसमें एक अलग खिंचाव रहता है। छोटे बच्चे की जो त्वचा होती है उसके आप देखिए, उसके हाथों का आप देखिए, गालों का आप देखिए, उनमें हम देखते हैं कि एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन आपको वहाँ से प्रदर्शित होता है। लेकिन जैसे जैसे इस अवस्था को आप देखेंगे कि 90+ की तरफ ले जाएंगे तो वहाँ पर त्वचा पतली होने शुरू हो जाती है। रीजन कि जो वसा का जमाव हो वो धीरे धीरे कम हो रहा है, वो जो चमक है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो चमक और रौनक है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो ये भी क्या है, एक एजिंग का इफेक्ट है। और वो इफेक्ट किस तरीके से आ रहा है,
हम देखते हैं कि जैसे 40 या 50 प्लस के बाद हम करें तो वहाँ पर क्या होता है कि त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है, माथे में या फिर गालों पर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, त्वचा में झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, सलवटें आना शुरू हो जाती है। रीजन कोलेजन हो सकता है। जो फैट की लेयर थी, जो एक एज के साथ हमारे शरीर के अंदर जैसे फैट का जमाव था, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और त्वचा पतली पड़ना शुरू हो जाती है। आप देखिए बूढ़े बुजुर्गों की जो त्वचा है उसको आप आसानी से ऊपर खींच सकते हैं, उनमें एकदम ढीलापन होगा। लेकिन आप किसी वयस्क के अंदर देखेंगे या बच्चे के अंदर देखेंगे, वहाँ आपको ढीलापन नहीं दिखेगा, त्वचा भी मोटी दिखेगी आपको। आप फील करके देखेंगे, जैसे पकड़ के देखेंगे आप, तो आपको लगेगा कि इसकी त्वचा मोटापन है इसमें। रीजन फैट का जमाव है और एक खिंचाव उसके अंदर जो कि कोलेजन के कारण हो रहा है। कोलेजन एक तरीके की प्रोटीन है जो कि त्वचा के अंदर मौजूद होती है अपने, और वो एक तरीके से इलास्टिसिटी उत्पन्न करती है यहाँ पर। तो जो त्वचा की इलास्टिसिटी का जो कैरेक्टर है वो भी धीरे धीरे जो है वो कम होता चला जाता है इलास्टिन की कमी के कारण। मतलब इलास्टिसिटी कमजोर हो गई है, जो खिंचाव है वो कम होता चला जाता है। तो स्किन के अंदर झुर्रियों का पड़ना या गालों के अंदर गड्ढे पड़ना, ये भी नेचर में आपको आप देखिए जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं या जो ज़्यादा स्ट्रेस झेलते हैं और ये जिनको भोजन जो है वो सही रूप में संतुलित आहार नहीं ले पाते। जो संतुलित आहार हमें बचपन से दिया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही है। मान लीजिए जो न्यूट्रिशन के लिए जो पार्ट्स हमें हमारे शरीर को रिक्वायर्ड हैं वो हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण चाहे आपको स्किन से रिलेटेड दिखें या हड्डियों से रिलेटेड दिखें या जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड आपको दिखे, हार्मोनल चेंजेस दिखे या बालों के कलर में परिवर्तन दिखे, ये सभी प्रकार के, चाहे चखने से रिलेटेड हो, मैंने आपको अभी बताया, इन सब कैरेक्टर्स में भी आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है दांतों का क्षरण या दांतों का झड़ना। क्षरण नॉर्मली आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर लगभग 7 साल तक जो दांत रहते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, जिनकी संख्या लगभग 20 होती है, यह आपको दिखाई देंगे। लेकिन एक समय के बाद 7 साल के बाद में 6 साल 7 साल के पीरियड के दौरान या उससे पहले हो सकता है कोई दूसरे रीजन हो। जैसा मैंने आपको बताया कि एजिंग के फैक्टर में केवल एजिंग ही शामिल नहीं है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी शामिल हैं, आपका रहन सहन भी शामिल है और आपका खान पान भी शामिल है। इस पीरियड में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन कितना मिलेगा वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस इन्वायरमेंट के अंदर रहें, किस प्रकार का भोजन आप ग्रहण कर पा रहे हैं, किस प्रकार की रिक्वायरमेंट आपके शरीर की उसकी आप पूर्ति कर पा रहे हैं। तो दांतों के झड़ने की जो प्रक्रिया है वो आप 7 साल के बाद में आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद जो दूसरी परत आती है, दूसरे नए सिरे से दांत आते हैं, जिनको हम बोलते हैं अक्ल के दांत आ रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं विजडम टीथ। तो विजडम टीथ जो हैं उनकी संख्या जो है वो इनसे ज़्यादा है। जो हमारे शरीर के अंदर हम देखते हैं हमारे जबड़े के अंदर यहाँ पर मौजूद है, जो लगभग 32 की संख्या है इनकी, तो विजडम टीथ बोलते हैं। आपने सुना होगा, कई बुजुर्गों बच्चों में भी देखने को मिलते हैं। अपन कहते हैं इसकी अक्ल की दाढ़ आ रही है, अक्ल के दांत आ रहे हैं, अक्ल दाढ़ बोलते हैं उसको यहाँ पर। तो वो अक्ल के दांत आना जिसको हम बोलते हैं वो लगभग 7 साल के बाद में एक बार आना शुरू हो जाते हैं। अपन कैसे होते हैं, डाइफोडोंट प्रकार के होते हैं, मतलब द्विबारदंती होते हैं। अपना जो नेचर है वो कैसा है, डाइफोडोंट प्रकार का है, द्विबारदंती, केवल 2 ही बार दांत आएंगे अपने, एक जन्म के साथ आ रहे हैं और उसके झड़ने के बाद दोबारा आ रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर जो दांत आ रहे हैं अपने, इनके झड़ने के बाद में दोबारा नए सिरे से हम किसी भी रूप में दांतों का निर्माण नहीं होता। अब ये चीज़ें भी डिपेंड कर रही है कि आप किस तरीके का हाइजीन ग्रहण कर रहे हैं। पुअर हाइजीन है, आप जैसे जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके अंदर किस प्रकार की वैरायटी आप ले रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वाइन्स पीते हैं, एल्कोहलिक जो बेवरेज पीते हैं, उनके अंदर जो दांतों का जो इनामेल वगैरह वो नष्ट हो जाता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं।
कुछ ऐसे हैं जो दांतों को लगातार साफ नहीं करते हैं, उनके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उस बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण भी उनके अंदर मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से आपने देखा है जो लोग आयरन की कमी से जूझ रहे होते हैं, कैल्शियम की कमी से जूझ रहे होते हैं, जिनमें मल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, उनके अंदर दांतों के झड़ने की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। हम कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनके दांत गिर चुके हैं, तो उसके गिरने का कारण जो है वो भी एजिंग का इफेक्ट प्रदर्शित करता है। अब आप पुअर ऑरल हाइजीन ले रहे हैं या वियर एंड टियर की घटना को अपना रहे हैं या प्रक्रम को अपना रहे हैं, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और इसी में मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया या कुछ इस तरीके के जैसे एंट अमीबा वगैरह हैं, उनका इन्फेक्शन अगर हो रहा है, हम देखते हैं बहुत से लोगों के अंदर पायरिया रहता है दांतों के अंदर, उसके कारण भी उनके दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। नॉर्मली जो अपने दांत होते हैं उनका रंग हल्का पीलापन लिए हुए होता है। कुछ लोग सफ़ेद चमकाने के लिए उनको केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके के टूथपेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिनके कारण उनके दांत चमक तो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर जो झड़ने की प्रक्रिया है वो जल्दी आना शुरू हो जाएगी। उस चीज़ से अनजान है वो, क्योंकि जो केमिकल या जो रासायनिक आप पदार्थ काम में ले रहे हैं और जो पेय पदार्थ आप काम में ले रहे हैं, लगातार चाय कॉफ़ी पीने वाले हैं, लगातार पान खाने वाले हैं, या जर्दा दवाएँ रखते हैं, कुछ लोग खैनी वगैरह दवाएँ रखते हैं, इस तरीके के जो तंबाकू वगैरह खाते रहते हैं, उन लोगों के अंदर भी आप देखिए मसूड़ों के कमज़ोर होने का, उनके सेंसेशन का गुण डेवलप हो जाएगा, उनके अंदर सेंसेशन उनका कमज़ोर हो जाएगा। कुछ लोगों में देखा होगा दांतों में ठंडा ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा ठंडा खाते हैं, या फिर गर्म जो होता है वो गर्म ज़्यादा महसूस होता है, फीलिंग जो होती है, ऐसे लोगों में भी जो है वो दांतों के झड़ने की संभावना आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अब दांतों की संभावना की बात करें तो ये डिपेंड कर रही है आपके एजिंग के फैक्टर में एक और नया डायमेंशन उत्पन्न करने की। वो कैसे? जैसे हम देखते हैं हाथी के जीवन में जब तक दांत रहते हैं तब तक वो क्या है, भोजन ग्रहण करता रहता है। उसकी डेथ का एक कारण दांत भी बनते हैं। जैसे ही लास्ट बार उसके दांत टूटेंगे उसके बाद वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर दांत दोबारा नहीं आ पाएंगे। तो दांत दोबारा नहीं आएंगे, वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, तो भूख से मर जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए जैसे जो शिकारी होते हैं जीव, जिनमें एक कुत्ता, बिल्ली, शेर वगैरह शामिल है। एक टाइगर की ताकत उसके दांत ही तो हैं। अगर उसके दांत निकाल दिए जाएं, पंजे के नाखून हटा दिए जाएं, तो हर कोई टाइगर पालना शुरू कर देगा। भाई उसकी ताकत यही तो है, उसके जबड़े ही तो उसकी ताकत। एक हाइना की ताकत उसका जबड़ा ही तो है, जो कि शेर से भी अपना शिकार छीन के ले जाता है, टाइगर से अपना, पैंथर से अपना शिकार छीन के ले जाता है। तो उसके जबड़े की ताकत है, जो कि अपनी हड्डी को इतना ईजी वे में तोड़ देता है, जितना ईजी वे में आप एक चाकू से, तेज धार चाकू से आप लौकी काटते हैं, जितनी ताकत आपको उसमें लगानी पड़ती है उतनी ताकत उसको उसमें लगानी पड़ती है कि अपनी हड्डी के 2 टुकड़े कर सकता हो एकदम ईजी वे में। उसके जबड़े की ताकत ही तो है। और जिस वक्त उसमें ये ताकत कमज़ोर हो जाएगी, उसकी घट जाएगी ये ताकत, उसके बाद क्या होगा, उसका अंत जो है वो निश्चित हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार के एनिमल्स क्यों ना हो, जिनका कैरेक्टर्स जो होता है वो डिपेंड कर रहा है सभी प्रकार के इफेक्ट्स के आधार पर। इसमें फिर आगे हम बात करें, अगला जो कैरेक्टर है वो है बालों में परिवर्तन। हेयर्स के अंदर जो आया हुआ चेंजेस है, बालों में परिवर्तन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, बहुत से लोग जो हैं आंवला, रीठा, शिकाकाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ लेते हैं। कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं बालों में अपने बालों का रंग छुपाने के लिए। तो यहाँ पर जो इफेक्ट हम देखने को जा रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो इफेक्ट होते हैं वो एजिंग के फैक्टर के रूप में आपके प्रोटीन की कमी को प्रदर्शित करते हैं, पिगमेंट को प्रदर्शित करते हैं कि बालों के अंदर पिगमेंट की कमी हो रही है, तो बालों का जो कालापन है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। अच्छा, इस कमज़ोर होने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि जैसे लगातार जो लोग देखें आप कि केयर नहीं करते हैं बालों की, या फिर लगातार धूप के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, उन लोगों के अंदर पिगमेंट चेंजेस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा ये जो जितने भी सरदार होते हैं वो पगड़ी बांधे रखते हैं, उनके बाल एकदम काले रहते हैं,
उनमें पिगमेंट का वो असर नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सारे बाल उड़ जाते हैं लगभग, उनके अंदर जो बालों का झड़ने का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है, एलोपेशिया जिसको हम कहते हैं। आजकल कुछ लोग जो है हेयर ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, बाल नए सिरे से उगाए, लेकिन समय रहते उस चीज़ की परवाह नहीं की जाती। लेकिन एक एजिंग इफेक्ट जब आ गया तो एजिंग इफेक्ट के अंदर हम ये परिवर्तन जरूर देख सकते हैं कि उस परिवर्तन में आपको बालों के उगने की जो स्थिति है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। उनकी जो ग्रोथ है वो एक समय के बाद में रुक जाएंगी। ऐसे हम नेक्स्ट उसमें बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में परिवर्तन। जो ब्रेन है अपना, उसकी क्षमता है, उसमें भी लगातार, जैसे मैंने आपको बताया, बुद्धिमानी तो आती है, लेकिन साथ में याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी लॉस जिसको हम कहते हैं। आपको कोई चीज़ जल्दी याद हो जाती है, बुज़ुर्गों में वो चीज़ कम डेवलप होती है, क्योंकि धीरे धीरे जो अपना फ्रंटल कॉर्टेक्स है वाला पार्ट है, तो फ्रंटल कॉर्टेक्स वाले पार्ट में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 50% जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर क्षरण हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो उनके अंदर कमी होने के कारण ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि नर्व सेल्स कमज़ोर हो चुकी है, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो लंबे समय तक किसी चीज़ को याद नहीं रख पाते, उनके अंदर ये करैक्टर डेवलप हो जाता है। लेकिन एक रिसर्च ये भी दावा करती है कि जो बुजुर्ग या एक 40-50 की एज के बाद में जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे मतलब घर में देखा होगा आपके दादाजी हो, बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। अगर वो इस तरीके से संपर्क में रहते हैं तो ये जो 50% की जो क्षमता है अपनी फ्रंटल कॉर्टेक्स के कम होने की या कमज़ोर होने की या उसके नष्ट होने की, क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर दोबारा से नए सिरे से बनने की क्षमता या रिजनरेशन कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। तो वो जो 50% लॉस का पार्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूरॉन्स का जो एक्टिवनेस है वो लगातार बनी रहती है, वो लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो चाहे मेमोरी की बात करें या आप फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करें, तो रखरखाव आपके ऊपर निर्भर भी कर रहा है। साथ साथ धीरे धीरे जैसे बुजुर्ग जो होते हैं वो अपनी याददाश्त खोना शुरू कर देते हैं, अरे मैंने कहाँ रखा था, मेरा चश्मा भूल गया। तो ये इफेक्ट आपको बुजुर्गावस्था का लक्षण प्रदर्शित करता है। अगर आपके अंदर भी ये लक्षण है तो इसका मतलब ये हो सकता है एजिंग का कोई इफेक्ट प्रदर्शित कर रहा हो। तो एक समय के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये हैं कुछ परिवर्तन जिनके बारे में हमने स्टडी की है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो परिवर्तन है उनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।